Hello everyone, this is Manjeet Kapoor. Welcome to my channel. How to memorize fast. 3 hacks of memory. Secret to memorize. Best way to memorize. Remember 100% you have studied. पढ़ा हुआ हमेशा याद कैसे रखें। ये सब YouTube टाइटल आपको YouTube के सर्च बॉक्स में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। बट क्या इनमें से कोई मेमोरी पावर को रियल में इंक्रीज करता है? कोई प्रैक्टिकल है? क्या इनमें से कोई ये बताता है कि आपकी मेमोरी बनती कैसे है? मेमोरी क्रिएशन के पीछे कोई बायोलॉजिकल और क्या साइकोलॉजिकल प्रोसेस होती है? फ्रेंड्स, अगर आपको कोई इम्प्रूवमेंट करना है अपनी एबिलिटी में, तो आपको उस एबिलिटी का ओरिजिन पता होना चाहिए, उसकी प्रोसेस पता होनी चाहिए। और आज की इस वीडियो में मैं आपको हमारी मेमोरी याददाश्त ब्रेन में कैसे क्रिएट होती है, स्टोर कहाँ होती है, रिकॉल कैसे होती है के बारे में डिस्कस करूँगा। अगर फ्रेंड्स आपको ये पता चल गया कि आपकी मेमोरी क्रिएशन की प्रोसेस ये है, उसी के बाद हम मेमोरी को स्ट्रोंग बना सकते हैं, उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉलेज इज़ रिक्वायर्ड फॉर इम्प्रूवमेंट। फ्रेंड्स, ये एक प्रैक्टिकल वीडियो है, इसमें आपको कोई एडवाइस नहीं दी गई है, कोई इसमें आपको ट्रिक नहीं बताई गई है, बल्कि आपको अपनी बॉडी की मेमोरी फॉर्मेशन की प्रोसेस को बताया गया है, ताकि आप ये जान पाएँ कि रियल में क्या होता है हमारे ब्रेन में। इस वीडियो में दोस्तों मैंने मेडिकल जो हार्ड मेडिकल टर्म है उनके स्थान पर मैंने इजी टर्म्स का यूज़ किया है। मेरा पर्पज़ ओनली आपको मेमोरी फॉर्मेशन की प्रोसेस को अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि मेमोरी रियल में है क्या। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड। फर्स्ट ऑफ ऑल मेमोरी की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू टेक इन इंफॉर्मेशन, इनकोड इट, स्टोर इट एंड रिकॉल व्हेन रिक्वायर्ड। इसके जो 4 एलिमेंट है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले आता है दोस्तों इन्फॉर्मेशन इन करना। आपको देखने से, सुनने से जो आपको इनपुट मिलता है, इन्वायरमेंटल इनपुट, उनको हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। सेकंड एलिमेंट है इनकोड करना। इनकोड करना होता है दोस्तों इनक्रिप्ट करना, किसी भी इंफॉर्मेशन को डिसाइफर या साइफर करना, उसी फॉर्मेट में उसको चेंज करना जैसा कि उसको एक्सेप्ट करता है, ब्रेन जैसे इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है उसी फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन को चेंज करना। थर्ड एलिमेंट है फ्रेंड्स स्टोर करना। जो आपने इन्फॉर्मेशन गेन की है, जो इन्फॉर्मेशन ली है, इनकोड करने के बाद वो स्टोर कहाँ पे होगी, कहाँ से उसको हम रेडली एक्सेस कर सकते हैं और वो लोकेशन ब्रेन में है कहाँ, ये हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ एलिमेंट है दोस्तों रिकॉल करना। जब भी आपको इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट हुई तो आप उसको रिकॉल करना है, वो आपके कॉन्शियसनेस में आए ताकि आप उसका यूज़ कर पाएँ, तो इसको हम रिकॉल बोलते हैं। यही 4 एलिमेंट आपके कंप्यूटर में पाए जाते हैं, जैसे कि इन्फॉर्मेशन लेना आई और ईयर बॉडी में करते हैं, कंप्यूटर में पेन ड्राइव करता है। इनकोड करने के लिए न्यूरॉन्स होते हैं बॉडी में, कंप्यूटर में बाइनरी सिस्टम होता है। स्टोरेज के लिए कोर्टेक्स होती हैं ब्रेन के पार्ट, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है। रिकॉल के लिए न्यूरॉन और कंप्यूटर में रैम करती है ये काम। अब मेमोरी क्रिएशन के एक प्रोसेस को देखते हैं दोस्तों। इन्फॉर्मेशन हमारे आइज़ के थ्रू आती है, लाइट पड़ती है आँखों में, जहाँ से लाइट से आँखों में जो स्पेशलाइज सेल हैं, न्यूरॉन्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है उनके अंदर। वो इस इलेक्ट्रिसिटी को आपको ब्रेन तक लेके जाते हैं। यहाँ पे आपकी लाइट एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कुछ सेकंडों के लिए अवेलेबल होती है, फिर वहाँ से सेकंड स्टेज में चली जाती है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी। यहाँ इन्फॉर्मेशन 15 से लेकर 30 सेकंड तक अवेलेबल रहती है और इसको रिहर्सल करके हम आगे भेज सकते हैं। थर्ड और इम्पोर्टेंट स्टेज होती है दोस्तों लॉन्ग टर्म मेमोरी। ये आपकी बॉडी का एक परमानेंट स्टोरेज हाउस है। अगर आप इन्फॉर्मेशन को रिहर्सल करते हैं, उसको एसोसिएट करते हैं, तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती है। इसकी दोस्तों कैपेसिटी अनलिमिटेड है, हम कितनी भी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। ये परमानेंट स्टोरेज हाउस की तरह होता है और ये अनकॉन्शियस लेवल पे होता है, इसका हमें पता नहीं होता। ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह है, इन्फॉर्मेशन इसमें परमानेंट रहती है। अब समरी देख लेते हैं दोस्तों, समराइज फॉर्म में क्या हुआ। पहले इन्फॉर्मेशन आई के थ्रू आई, न्यूरॉन में आइज़ के न्यूरॉन्स ने उसको मैसेज में कन्वर्ट किया, ब्रेन में कन्वर्ट हुई और वहाँ से वो स्टोरेज के हाउसेस में चली गई। आइए अब देखते हैं शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसमिशन कैसे हुआ, किसने किया। तो हमारे ब्रेन में जो कम्युनिकेशन है दोस्तों, उसको न्यूरॉन कम्युनिकेट करते हैं। इलेक्ट्रिक मैसेज एक न्यूरॉन से दूसरे को ट्रांसमिट हो जाता है, एक वायर्स की तरह होता है, जैसे घरों में तारे होते हैं, इलेक्ट्रिकल का ट्रांसमिशन होता है। तो जब हम स्टडी करते हैं तो भी ऐसे ही मैसेजेस हमारे ब्रेन में जनरेट होते हैं, एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं। अब इसको थोड़ा सा और हम जूम इन करके देखते हैं कि जो जो 2 न्यूरॉन हैं वो आपस में अटैच नहीं होते, उनके बीच में हल्का सा गैप होता है। एक न्यूरॉन से एक्शन पोटेंशियल आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, वहाँ से कुछ न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल मैसेज रिलीज होता है,
दूसरे वाले न्यूरॉन के रिसेप्टर लगे होते हैं, वो उसको अपने साथ अटैच करते हैं और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है, दूसरे को मिल जाती है। ये रिसेप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। अब इसको थोड़ा सा और अंदर चलते हैं। यहाँ से हम देख पा रहे हैं ये न्यूरोट्रांसमीटर पैक है, ऊपर से करंट आता है जो इनको फोर्स करता है, ये रिलीज होते हैं, सेकंड न्यूरॉन के रिसेप्टर के साथ अटैच होते हैं और ऐसे करंट एक से दूसरे न्यूरॉन में चला जाता है। इसके लिए मिनिमम आपको 55 मिली वोल्ट का करंट रिक्वायर्ड है इन वेसिकल से न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करने के लिए, इनको निकालने के लिए। जब हम एक दो बार स्टडी करते हैं तो वो करंट सफिशिएंट नहीं होता, बट जब हम बार बार स्टडी करते हैं, काफ़ी बार स्टडी करते हैं, तो इन दोनों के बीच में ट्रांसमिशन बहुत बार होता है। हमारी बॉडी की खास बात ये है दोस्तों, जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं जो दूसरे न्यूरॉन है वहाँ पे नए रिसेप्टर जनरेट हो गए, नए रिसेप्टर ऐड हो जाते हैं। तो अब नए रिसेप्टर ऐड होने से क्या होता है, अगर आपका करंट आया, ऐसे वेक्सिकल आए, तो आपको रिसीव करने के लिए ज़्यादा रिसेप्टर हैं, मतलब आपका करंट जल्दी से नीचे वाले न्यूरॉन को मिल जाएगा। इससे कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है, जल्दी कम्युनिकेट हो पाता है इससे। और ऐसे बार बार स्टडी से हमारे सिनेप्टिक कनेक्शन, बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वो भी इंक्रीज हो जाते हैं, अपने आप कनेक्शन बनने लग जाते हैं। ये एक्टिविटी आपके ब्रेन के हर पार्ट में होती है, बट स्पेसिफिकली ये एक ब्रेन का पार्ट है जिसको हम हिप्पोकैम्पस बोलते हैं। ये देख पा रहे हैं जो आप, ये ब्लू कलर में हिप्पोकैम्पस है। यहाँ पे ये होती है आपकी सेंसरीज, आपकी आंखों से इन्फॉर्मेशन आती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी में हिप्पोकैम्पस में जाती है। वहाँ आप देख, ये इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं दोस्तों, जहाँ पे आपके जो नए रिसेप्टर बनते हैं, नए कनेक्शन बनते हैं, ये इस हिप्पोकैम्पस के अंदर ही बनते हैं। ये ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करके उसको ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में स्टोरेज के लिए भेज देता है। जब यहाँ पे अलग अलग पार्ट में आप स्टोरेज देख पा रहे हैं। अब जल्दी से हम क्विक रिव्यू लेते हैं इस प्रोसेस का। आई से इन्फॉर्मेशन आती है, हिप्पोकैम्पस उसको प्रोसेस करता है और ब्रेन के डिफरेंट पार्ट में स्टोरेज के लिए भेज देता है। यहाँ पे हमारी इन्फॉर्मेशन रिटेन रहती है, जब हमें रिक्वायरमेंट होती है तो ये वापस हमारे कॉन्शियस माइंड में आती हैं। तो इसको रिकॉल कैसे करते हैं हम, जैसे हमें कोई इन्फॉर्मेशन की रिक्वायर्ड है, जैसे कि एग्ज़ाम टाइम में हमें अपनी जो स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन है उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो ये प्रोसेस अपोजिट होती है। आपके स्टोरेज हाउसेज से इन्फॉर्मेशन दोबारा से हिप्पोकैम्पस में आती है, रिपीट होके, और फिर वहाँ से हमारे कॉन्शियस माइंड में चली जाती है। हमारे ब्रेन को पता रहता है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन किस पार्ट में स्टोर है, तो उसको इजीली एक्सेस कर पाता है। हम एक समरी फॉर्म में देखते हैं सारी प्रोसेस को। सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, हमने इन्फॉर्मेशन ली, गेन की, जो हमारी आईज से, ईयर से हमने इन्फॉर्मेशन को अपने सेंसेस के थ्रू गेन किया। स्टडी करना, क्लास में लेक्चर सुनना, इन सब से आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं और वो इन्फॉर्मेशन हमारे आईज और ईयर के थ्रू ट्रांसफ़र होती है। आई इन्फॉर्मेशन को न्यूरल ट्रांसमिशन के द्वारा आपके ब्रेन में भेज देती है, जहाँ से आपका ये करंट के थ्रू ट्रांसमिट होती है। हमारी आइज़ डायरेक्टली ब्रेन से कनेक्टेड होती है। थर्ड स्टेप में क्या होता है फ्रेंड्स, जो इन्फॉर्मेशन बार बार रिपीट होती है, हम जैसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टडी करते हैं, तो ऐसे रिपीटिशन के कारण हमारे दो न्यूरॉन्स के बीच में जो रिसेप्टर है वो न्यू ऐड हो जाते हैं, नए रिसेप्टर ऐड हो जाते हैं, जिससे हमारे कम्युनिकेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। जो न्यूरोट्रांसमीटर आएंगे उनके अगर रिसीव करने वाले रिसेप्टर ज़्यादा हैं तो लो करंट से भी आप एक एक्शन पोटेंशियल और एक करंट का जो फ्लो है वो क्रिएट कर पाएंगे। और जब हमें इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको रिकॉल करते हैं। रिकॉल के लिए भी सेम प्रोसेस अपोजिट हो जाती है, करंट का बैक फ्लो होता है, हमारे कॉन्शियस माइंड में इन्फॉर्मेशन आ जाती है और हम वो फैक्ट को जो हमारे ब्रेन में जहाँ स्टोरेज है वहाँ से हम उसको एक्सेस कर पाते हैं। अब मैं हिप्पोकैम्पस के फंक्शन के लिए आपको इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ। एक यंग मैन हेनरी को सीजर्स की प्रॉब्लम थी, जिसको हम मिर्गी बोलते हैं। तो ये जानते हैं पहले ये मिर्गी होती कैसे है। जो ब्रेन में ब्लड फ्लो होता है आपका, अगर उसमें कोई ब्लॉकेज आती है तो ब्लॉकेज आने के कारण आपको सीजर्स होते हैं, मिर्गी के दौरे आते हैं। वो हेनरी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उनके ब्रेन के एक पार्ट जिसको हिप्पोकैम्पस बोलते थे, उसका पहले फंक्शन नहीं पता था, उसको रिमूव कर देते हैं। उसके बाद उसके सीजर बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। बट एक नई प्रॉब्लम होती है। हेनरी को अपने ओल्ड फैक्ट पूरी तरह से याद थे कि ऑपरेशन से पहले क्या हुआ, बट वो अपनी न्यू इन्फॉर्मेशन, नई मेमोरी फॉर्म नहीं कर पा रहा था। वो उसकी मेमोरी एक दिन के लिए ही लिमिटेड थी। हेनरी एक ही मूवी को हर दिन देखता था और उसको लगता था वो मूवी पहली बार देख रहा है। किसी इंसान से वो मिला, कुछ टाइम बाद वो भूल जाता था कि वो उससे मिला भी है। तो उसकी मेमोरी लिमिटेड थी, ओनली 1 डे के लिए।
हेनरी के केस के बाद ही हमें हिप्पोकैम्पस के रियल फंक्शन का पता चला कि ब्रेन में उसका फंक्शन क्या है। अब हमें मेमोरी क्रिएशन की प्रोसेस का पता चल गया फ्रेंड्स, बट हमारे मन में कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हमें नींद क्यों आती है, स्टडी के टाइम हम स्लीपी फील क्यों करते हैं, क्यों काफ़ी पढ़ने के बाद हमें टायर्डनेस होती है, हम बहुत थक जाते हैं कि अभी काफ़ी थकावट होगी इतना पढ़ने के बाद। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो काफ़ी लोगों के साथ होता है, स्टडी को कुछ गैप के बाद हम स्टडी स्टार्ट करते हैं तो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। ये हम काफ़ी हाउसवाइफ्स के साथ भी देखते हैं, शादी से पहले वो पढ़ पाते हैं बट शादी के बाद उनसे अच्छी पढ़ाई नहीं होती गैप के कारण। तो ऐसा क्यों होता है, क्यों हमें रिवीजन की रिक्वायरमेंट होती है। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जाते हैं, अगर आप अपने सिलेबस को, अपने सब्जेक्ट को कवर नहीं करते, उसको रिवाइज़ नहीं करते, तो आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता। बट ऐसा क्यों होता है, क्यों हमारी मेमोरी कई बार मिसमैच करती है, हम बोलना कुछ और चाहते हैं, कुछ और बोलते हैं, कुछ फैक्ट्स को हम रॉन्गली रिमेंबर करते हैं, जबकि कुछ टाइम बाद हमें पता भी चल जाता है कि ये इन्फॉर्मेशन गलत है, हम गलत थे। तो ऐसा क्यों होता है, कैसे हम स्टडी करें, कैसे हम पढ़ाई करें ताकि हमारा एक्टिव रिटेंशन बढ़े, वो कैसे मेथड हैं जिससे हम अपनी मेमोरी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जो हम रिवाइज़ करें या जो हम स्टडी करें वो हमारे ब्रेन में लंबे टाइम तक रहे। कैसे होगा ये, कैसे वाइड सिलेबस को हम अच्छी तरह इनकोड करें ताकि वो हमारी स्टोरेज में फिक्स हो जाए, हमें उसकी रिक्वायरमेंट हो तो उसको हम एक्सेस कर पाएँ। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके मन में, इन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए आप वेट कीजिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जल्दी ही वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो आपके फ्रेंड्स को भी पता चले कि आपकी मेमोरी की फॉर्मेशन है क्या। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।